बच्चों आज कोलाइडी विलयन चैप्टर में हम पढ़ेंगे संघनन विधियाँ। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रक्षेपण विधियाँ, और प्रक्षेपण विधियों में हमने पढ़ा था यांत्रिक प्रक्षेपण, विद्युत आर्क विधि और पेप्टिकल। तो इस आधार पर हमने कोलाइडी कण का जो चैप्टर लिया है उसमें हम शुरू से एक बार नज़र डाल लेते हैं कितना हो गया। तो एक थॉमस ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, पदार्थों को विभिन्न पदार्थों के विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली में से गुजार कर देखा। जो पदार्थों के विलयन अर्धपारगम झिल्ली में से गुजर गए उनको उसने क्रिस्टल बोला था, और जो नहीं गुजरे उनको कोलाइड बोला था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये देखा गया कि एक ही पदार्थ के विलयन को अगर हम एक विलायक में घोल के गुजारते हैं तो वो गुजर जाता है, उसी पदार्थ को दूसरे विलायक में घोल के गुजारते हैं तो वो नहीं गुजरता है। जैसे नमक है, नमक का जल में घोल बना के अर्धपारगम झिल्ली में से गुजारते हैं तो वो गुजर जाता है, इसका मतलब नमक को क्रिस्टल होना चाहिए। लेकिन जब हम बेंजीन में घोल कर उसको गुजारते हैं तो वो नहीं गुजरता, इसका मतलब उसको क्रिस्टल होना चाहिए। तब ये पुरानी धारणा जो थी वो खत्म हो गई। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें उसका आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की श्रेणी का होता है। तो ऐसे कणों का आकार जब इस साइज के जो कण होते हैं उनको हम कोलाइडी कण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि कोलाइडी कण में कोलाइडी जो पदार्थों के कण हैं उनके साइज के आधार पर जो हमारे कण थे, वो विलयन थे, वो 3 प्रकार के बने। एक वो वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, देन तीसरा हमारा निलंबन। तो वास्तविक विलयन के कण थे वो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ की रेंज के थे सेंटीमीटर, और कोलाइडी कण हमारे 10⁻⁴ से 10⁻⁷ की सेंटीमीटर श्रेणी के थे। निलंबन जो थे वो हमारा 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर की श्रेणी की थी। तो इन आकार के कणों के आकार के आधार पर हमने उनको 3 श्रेणियों में विभक्त कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त अवस्था। प्रक्षेपण माध्यम वो अवस्था थी जो सतत होती, कंटिन्यूस होती है, और जो उसमें बिखरी रहती है वो हमारी क्या थी, प्रक्षिप्त अवस्था थी। जैसे मतलब इसको सरल करके मैंने बोला था कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो पदार्थ हमारा विलायक होता है तो उसको यहाँ प्रक्षेपण माध्यम बोला जाता है, और जो विलय होता है उसको प्रक्षिप्त अवस्था बोला जाता है। ओके, अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड वो कोलाइड थे जिनको प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से ही क्या बन गया था, कोलाइड विलयन बन गया था। ठीक है, प्राप्त हो गया था, और उसको हमने वाष्पित करके पुनः उससे हम प्रक्षिप्त अवस्था को प्राप्त कर पाते थे। उसको पुनः प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में ले जाने पर उससे हमको फिर से कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता था आसानी से। इसका एग्जाम्पल आपको था जिलेटिन था, स्टार्च था। उसका द्रव विरोधी कोलाइड था। द्रव विरोधी कोलाइड हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हमारा जो था पदार्थों के विलयन जो होते हैं वो आसानी से नहीं बनते, तो उनको बनाने के लिए हम विशेष विधियों का प्रयोग करते हैं, और जब वो एक बार बन जाता है तो फिर उसको हम दोबारा से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम अनुक्रमिक कोलाइड बोलते हैं। क्योंकि उससे बन जाता था, प्राप्त हो जाता था पुनः कोलाइड, इसलिए उसको उत्क्रमिक कोलाइड बोलते हैं द्रव स्नेही वाले को। यहाँ पर इसको अनुक्रमिक कोलाइड बोलते हैं। ओके, जैसे धातु के सल्फाइड और धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों, जो कोलाइडी द्रव स्नेही थे वो तो आराम से बन जाते हैं, बट द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की विशेष विधियाँ होती हैं, और उनमें 2 तरह की विधियाँ थी। एक थी प्रक्षेपण विधि, दूसरी थी संघनन विधि। प्रक्षेपण विधि में हमने 3 विधियाँ पढ़ी। एक पढ़ी थी एक पढ़ी थी विद्युत आर्क विधि, दूसरी पढ़ी थी पेप्टिकल, तीसरी पढ़ी थी यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तो यांत्रिक प्रक्षेपण विधि में हमने धातु की 2 डिस्क थी जो एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में घूम रही थी, उसके ऊपर एक कॉपर था, खोखला साट थी, उसमें हमने निलंबन के कणों को डाला। उससे हमको क्या प्राप्त हुआ, आपको
जो डिस्क की थी उनसे हमको कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हुआ। विद्युत चालक विधि में जिस भी धातु की छड़ का हमको कोलाइडिंग विलयन बनाना था उसकी धातु की छड़ें बनाई हमने और उनको एक टब के जिसमें जल भरा था उसमें थोड़ा सा NaOH भरा हुआ था उसके अंदर उसको डुबो दिया। उस टब को एक बड़े टब में जिसमें बर्फ रखा था उसमें डाल दिया। जब विद्युत प्रवाहित किया तो वो जो धातु की छड़ थी वो क्या हुई हमारी वाष्पित हुई और जल के ठंडा था तो संघनित उसी में हो गई। फिर था पेप्टीकरण। पेप्टीकरण थी जिसमें हमने ताज़ा किसी धातु के ताज़ा बने हुए अवक्षेप में हमने क्या डाला था, किसी विद्युत उपकरण को डाला तो उससे हमको क्या प्राप्त हो गया था, जो कोलाइडिंग विलयन प्राप्त हो गया था। इस क्रिया को हमने पेप्टीकरण बोला था। अब ये हमारी क्या थी, हमारी परिक्षेपण विधियाँ थी। उनमें 3 पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे संघनन विधियाँ। संघनन विधियाँ कई हैं, उसमें से जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली अतिशीतलन, ठीक है। तो अतिशीतलन का मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा करना, ठीक है। तो अगर हम वास्तविक विलयन को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, ठीक है, तो उसमें जो उसकी विलेयता जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो उसके अंदर जो भी विलेय पदार्थ है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसका कोलाइडिंग विलयन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अतिशीतलन विधि क्या होती है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं अतिशीतलन विधि। किसी वास्तविक विलयन का अतिशीतलन करने पर उसकी विलेयता कम हो जाती है। किसी वास्तविक विलयन का अतिशीतलन करने पर, वास्तविक विलयन क्या था, वास्तविक विलयन था आपका जिसमें कणों का आकार आपका क्या था, 3 तरह के कण थे आपके। जिसमें 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की श्रेणी के थे। ये वास्तविक विलयन के थे। थोड़े से जो बड़े थे जिसमें आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। और ये सबसे बड़े थे वे 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर की थे। तो ये आपके क्या थे, वास्तविक विलयन थे, ठीक है। तो वो कह रहा है वास्तविक विलयन है और उसके अंदर हम क्या कर दें, उसको अतिशीतलन कर दें, बहुत ज़्यादा कूल ठंडा कर दें। तो अतिशीतलन मतलब बहुत अधिक ठंडा कर दें तो उसमें जो विलेय पदार्थ होता है उसके कोलाइडिंग कण आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करें, हम क्लोरोफॉर्म में जल मिलाएं और उसको ठंडा कर दें तो जल के क्लोरोफॉर्म में कोलाइडिंग विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को इसमें बताया, किसी वास्तविक विलयन का अतिशीतलन करने पर उसकी विलेयता कम हो जाती है। विलेयता कम क्यों हो जाती है कि जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हो तो उसका अणु पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जब अणु पास आ जाएंगे तो उनका अंतराणु स्थान क्या हो जाएगा, कम। और अंतराणु स्थान कम हो जाएगा तो विलेय पदार्थ जो आप मिलाते हो तो वो विलायक के अंदर विलायक के अणुओं के अंदर जो अंतराणु स्थान होता है उसी में तो वो जाके रहता है। जैसे आपने कोई गिलास लिया और उसके अंदर कोई विलेय पदार्थ है जल, इसमें नमक डाला या चीनी डाली, तो ये नमक के कण इस अंतराणु के स्थान में जाके रुकेंगे। अब मान लो आपने ठंडा कर दिया, ये अणु हो गए पास, तो जब पास हो गए तो इनकी जगह कम हो गई, इसमें अब विलेय की मात्रा के जो अणु वो कम हो गए। तो अतिशीतलन करने पर विलायक की जो विलेयता होती है वो उसकी कम हो जाती है। तो विलेय अतिशीतलन करने पर क्योंकि उसकी विलेयता कम हो जाती है और उस विलेय के आपको अणु मिल जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, क्लोरोफॉर्म में जल का विलयन मिला, क्लोरोफॉर्म में जल के विलयन को अधिक ठंडा करने पर क्लोरोफॉर्म में जल का कोलाइडिंग विलयन आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम समझेंगे विलायक विनिमय द्वारा। विलायक विनिमय द्वारा, विलायक क्या है, विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें विलयन की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय वो होता है जिसमें विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है। जैसे थोड़े 1 चम्मच को हम 1 गिलास जल में डाल दें तो वो 1 चम्मच जो नमक है वो आपका विलेय है, 1 गिलास जो जल है वो आपका क्या है, विलायक है। तो विलायक विनिमय का मतलब अदल बदल कर देना, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक पदार्थ है, एक विलेय पदार्थ है जो तो मतलब वो जो एक विलेय पदार्थ है जो एक में विलेय है दूसरे में विलेय नहीं ना हो, एक विलायक में विलेय हो दूसरे विलायक में विलेय ना हो,
ठीक है, जैसे जो सल्फर होता है, सल्फर जो होता है वो जल में अम्लीय है, तो सल्फर एल्कोहल में मिले, ठीक है। सल्फर को जल में घोलोगे तो वो नहीं घुलेगा, और एल्कोहल में घोलोगे तो घुल जाएगा। लेकिन जल और एल्कोहल एक दूसरे में मिश्र होंगे, ठीक है। मतलब शराब को जल में मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, तो जल और एल्कोहल एक दूसरे में मिश्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर है वो जल में अम्लीय है और एल्कोहल में विलेय है, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग, विलायक विनिमय विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक पदार्थ एक विलायक में तो विलेय होता है, दूसरे में अविलेय होता है, लेकिन वो विलायक दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, मिश्रणीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, सल्फर जो होता है वो जल में क्या होता है, नहीं घुलता है, सल्फर एल्कोहल में घुल जाता है, लेकिन जल और एल्कोहल एक दूसरे में मिश्रणीय है, दोनों विलायक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सल्फर का एल्कोहल ही विलयन लेंगे और उसको जल में डाल देंगे थोड़ा सा, तो आपका सल्फर का जल में कोलैडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। हम सल्फर का एल्कोहल विलयन लेंगे और जल में इसकी कुछ मात्रा डाल देंगे जल में, तो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर का एल्कोहल विलयन मिल जाएगा। यही एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जब कोई एक पदार्थ एक विलायक में विलय तथा दूसरे विलायक में अविलय होता है तथा दोनों विलायक एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं, तो विलायक बदलकर उस पदार्थ का कोलैडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सल्फर एल्कोहल में विलय है लेकिन जल में अविलय है। जब हम एल्कोहल के जल एक दूसरे जब कि एल्कोहल में विलय है, जब जल में अविलय है, जबकि एल्कोहल व जल एक दूसरे में मिश्रणीय है। सल्फर के एल्कोहलिक विलयन की अल्प मात्रा जल में डालने पर सल्फर का जल में कोलैडी विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरी विधि है ऑक्सीकरण विधि। कुछ पदार्थों के कोलैडी विलयन जो है ऑक्सीकरण करके प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर का कोलैडी विलयन हमको प्राप्त करना है, तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कर दें, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का विलयन लें और उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ पदार्थों के कोलैडी विलयन ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किया। सल्फर का कोलैडी विलयन हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त हो जाता है। मैं ये वाली रिएक्शन में यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ शायद दिखाई ना दे, यहाँ कर दे रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाएगा H2O प्लस सल्फर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो इसको 2 से कर दो, हाइड्रोजन 4 है तो इसको 2 से कर दो, 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया। तो ये सल्फर का आपको क्या मिल जाएगा, कोलैडी विलयन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आपको यहाँ लिखनी है, क्योंकि यहाँ आपको हो सकता है दिखाई ना दे नीचे बोर्ड पे, बट तो आपको ये वाली रिएक्शन यहाँ लिखनी है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। फिर है अपचयन के द्वारा। कुछ पदार्थों का अपचयन करके भी कोलैडी विलयन को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ऑरिक क्लोराइड, मतलब गोल्ड क्लोराइड की क्रिया जब आप स्टेनलेस क्लोराइड से कराते हो तो गोल्ड का बैंगनी कलर का आपको सॉल्यूशन मिलता है, जिसे पर्पल ऑफ क्रेसियस कहते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड क्लोराइड AuCl3 की क्रिया आप स्टेनलेस क्लोराइड से कराते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि अस हमेशा एक में बदलता है, अस हमेशा एक में बदलता है, एक हमेशा अस में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेनलेस है तो ये किसमें बदलेगा, स्टेनिक में, तो हो जाएगा SnCl4। Sn के ऊपर 2 प्लस होता है तो स्टेनलेस, 4 होता है तो स्टेनिक, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, Au, तो Au आपका निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन आपका कितना है, 3 तो 5 या कितना है, 4, तो इसको कितने से कर दिए, 3 से, और इसको कितने से कर दीजिए, 2 है,
गोल्ड एक है, क्लोरीन स्टेनलेस एक है, क्लोरीन यहाँ पे 5 है, इधर 4 है। तो अब कैसे होगा ये, इसको करिए। तीन तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 3 9। तीन दूनी 6 और 2 तिया 6, 4 तिया 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे गोल्ड कितना हो गया हमारा 2, और यहाँ पे गोल्ड कितना है 2, ये कितना है स्टेनलेस 3, क्लोरीन हमारा कितना है 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 6 और 6 12। ठीक है, तो ये गोल्ड का हमको क्या मिल गया, पर्पल और क्रेसिस, ये बैंगनी रंग का मिलता है। ठीक है, जल अपनन फेरिक हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फेरिक और क्लोराइड की कुछ बूंदें जो है वो उबलते हुए जल में डाल देते हैं, उससे हमको फेरिक क्लोराइड का जल अपनन हो जाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड की हमको क्लोराइड विलयन प्राप्त हो जाता है। तो फेरिक क्लोराइड की जल से क्रिया करेंगे, जल को तोड़ के लिख लीजिए, बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बन जाएगा HCl। यहाँ 3 है तो इसको 3 से कर दीजिए, हाइड्रोजन 6 है तो इसको 3 से कर दीजिए, और इसमें 3 है तो इसे अब हमने कोलैड विलयन बना लिया। हमने कोलैड विलयन बना लिया, हमने 2 विधियों से कोलैड विलयन प्राप्त किया, एक क्या यांत्रिक मतलब प्रक्षेपण विधियों से, एक संघनन विधियों से। तो अगर इसमें इम्प्योरिटीज हैं तो हम कोलैड विलयन का शोधन कैसे करेंगे, अगली जो चीज़ पढ़ेंगे कोलैड विलयन का शोधन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे कोलैडी विलयन का शोधन। तो कोलैडी विलयन का शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलैडी विलयन का शोधन करने के लिए हम एक विधि होती है, इसको कहते हैं अपोहन विधि। अपवहन विधि में ये टिप्पणी के रूप में आती है। तो अपवहन विधि में क्या होता है, अपवहन विधि में हम चरणबद्ध डिग्री लेते हैं, और इसको इस तरीके से लटका देते हैं, इस
स्टेम की सहायता से। इसको हम क्या करते हैं, हम एक चरणपत्र झिल्ली लेते हैं और जिस कोलाडी विलयन को हमको शुद्ध करना है उसको एक चरणपत्र झिल्ली में भर के उसको बहते हुए पानी में लटका देते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बहते हुए पानी में लटका देते हैं। इधर से पानी इसमें जल डाल रहे हैं और इधर से जल निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इन चरणपत्र छिद्रों से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। अगर मिश्रण की क्रिया शुरू हो जाती है और अशुद्धियाँ बहते हुए जल के साथ जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। और कोलाडी कणों का आकार क्योंकि छोटा होता है इसलिए वो इसमें जो आपकी चरणपत्र झिल्ली है उसके अंदर रह जाती है। इस प्रकार से कोलाडी कणों का चरणपत्र झिल्ली की सहायता से शुद्ध करने की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोहन कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक चरणपत्र झिल्ली लेते हैं, चरणपत्र झिल्ली में वह कोलाडी विलयन भरते हैं जिसका हमको शोधन करना होता है। ऐसी चरणपत्र झिल्ली को हम बहते हुए जल में लटका देते हैं जिससे अशुद्धियाँ उसके छिद्रों से बाहर निकल जाती हैं, कोलाडी कण चरणपत्र झिल्ली में ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार हमारा चरणपत्र झिल्ली में से की सहायता से कोलाडी विलयन को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अपोहन की प्रक्रिया कहते हैं। ये आप डायग्राम बना लेंगे और इसके बारे में लिख देंगे जैसे मैंने अभी बोला है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत अपोहन। ठीक है, विद्युत अपोहन की क्रिया जो होती है वो धीमे धीमे होती है। आपने चरणपत्र झिल्ली ली, उसमें वह कोलाडी विलयन भर दिया जिसका आपको शोधन करना है और शोधन करने के बाद उसको लटका दिया, जल बह रहा है तो अपने हिसाब से चलेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से चलेगा। अब आपको वो अगर जल्दी करना है ये तो आप करेंगे, इसकी दोनों को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। एक तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा पॉजिटिव जो चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से माइनस वाली अशुद्धियों को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नेगेटिव वाला इसमें से जो धनावेशित अशुद्धियां हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो जब वो खींचेंगे तो प्रक्रिया वो जो अशुद्धियां जो धीमी गति से बाहर आ रही थी वो जल्दी बाहर आएंगी, जल बह रहा है उसमें से जल्दी निकल जाएंगी। इस प्रकार से आपकी अपोहन की क्रिया जो है जल्दी हो जाएगी और कोलाडी विलयन आपको जल्दी शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब विद्युत अपोहन क्या हुआ, इसमें साधारण अपोहन की ही तरह ही है बट उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोड्स बढ़ गए। तो जब विद्युत की उपस्थिति में अपोहन की क्रिया कराई जाती है तो वो वैद्युत अपोहन कहलाता है। वर्णन आपका वो ऐसे ही कर देंगे जैसे आपका लिखा है। इस विद्युत अपोहन में क्या करते हैं, सर्वप्रथम वह कोलाडी विलयन जिसका हमको अपोहन करना है उसको चरणपत्र झिल्ली में भर लेते हैं और उसको बहते हुए जल में लटका देते हैं और उस बहते हुए जल में एक तरफ धनोद एक तरफ ऋणोद लगा देते हैं और जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो विपरीत आवेशित अशुद्धियाँ विपरीत इलेक्ट्रॉन्स को गति करना प्रारंभ कर देती हैं और इस तरीके से हमारा विद्युत की उपस्थिति में जो अपोहन की क्रिया या कोलाडी विलयन का जो शोधन होता है वो वैद्युत अपोहन कहलाता है। इस तरीके से हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। दोनों पहले आप साधारण वाला लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे बिना इलेक्ट्रोड का, उसकी भाषा लिखेंगे वो अपोहन होगा। फिर जब वो हो जाएगा फिर डालेंगे हेडिंग विद्युत अपोहन, तब इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा। पहले वाले डायग्राम में ये इलेक्ट्रोड्स नहीं होंगे। ठीक है, ये इतना करेंगे, इस तरीके से